जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका भाई पढ़ ले के यूट्यूब चैनल पर। तो आप जिस वीडियो का बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, पीआईबी का एनालिसिस ऑफ फर्स्ट से लेके 5 अगस्त तक का, वो वीडियो मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ। हाँ, थोड़ा सा लेट हो गया, एक्चुअली मैं शिमला घूमने चला गया था, इस वजह से वीडियो 3 दिन लेट हो चुकी है। ठीक है, बट कोई बात नहीं, हम कवर कर लेंगे सब कुछ। इस महीने की करंट अफेयर्स इस महीने में ही खत्म कर लेंगे। ठीक है, जो भी नए स्टूडेंट्स पहली बार मेरी क्लास को देख रहे हैं, अगर आपको मेरी बोलने की स्पीड स्लो लगे तो वीडियो की स्पीड को 1.25 या 1.5 पे करके देख लेंगे। ठीक है, अब जो भी नए स्टूडेंट्स है, देखो जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता है हम ये क्लासेस क्यों कर रहे हैं। जो भी नए स्टूडेंट्स है, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, उन्हें मैं बता देता हूँ कि देखो क्या हो रहा है। यूपीएससी अपने पैटर्न को थोड़ा सा चेंज कर रहा है। ठीक है, वो क्या कर रहा है कि गवर्नमेंट सोर्सेज से ज्यादा इंफॉर्मेशन उठा के आपके एग्जाम में डालता है। तो यहाँ पर हम भी यही कर रहे हैं कि पीआईबी, जो कि ऑब्वियसली गवर्नमेंट सोर्स है, ठीक है, वहां से करंट अफेयर्स को उठाते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है ना कि अगर आप एक दिन की करंट अफेयर्स पढ़ने जाएंगे पीआईबी में, तो सबसे पहले तो बहुत सारी इररेलेवेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो 30 to 35 करंट अफेयर्स, रो मतलब कि करंट अफेयर्स का मतलब है कि न्यूज देखने को मिलती है आपको। उसमें से भी 2 से 3, मैक्स टू मैक्स 5 जो करंट अफेयर्स है वही इंपॉर्टेंट होती है पर डे। तो मैंने यहाँ पे यही किया है कि आपका वो सारा टाइम ना जाए। तो मैंने क्या किया है कि हर दिन जो भी सिर्फ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है, उसको क्या करता हूँ, मैं उसको उठाकर आपके सामने लेके आता हूँ और आपको पढ़ा देता हूँ। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं वो पर्टिकुलर चीज न्यूज में क्यों। फिर उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट, लाइक कोई वर्ड आ गया, कोई कीवर्ड आ गया, तो उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है क्या, क्यों हमें पढ़ना है, क्या हमें पढ़ना है, वो हमें पता होना चाहिए। तो वो मैं आपको करवाता हूँ। साथ ही साथ अगर कोई इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने करे होंगे, उसमें आपको बहुत सारी कीवर्ड्स देखने को मिलते हैं। वन ऑफ देम इज रामसर साइट। ठीक है, तो हमें रामसर साइट अगर कोई आती है तो वो पढ़नी पड़ेगी। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, रामसर कन्वेंशन को भी रिवाइज कर लेंगे, है ना। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड को भी हम क्या करेंगे, रिवाइज कर लेंगे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि अगर कोई स्टैटिक का पोर्शन भी देखने को मिलता है तो हम वो भी कवर कर लेते हैं। ठीक है, जो भी कंटेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, इट विल बी एग्जाम ओरिएंटेड। कोई भी फालतू की चीज मैं आपको यहाँ नहीं करवाने वाला हूँ, और ना ही मैं खाना पूर्ति करूंगा कि ऊपर ऊपर से बता के निकल गया, नहीं। मैं जो करवाऊंगा बहुत अच्छे से करवाऊंगा और डीप में करवाऊंगा, तो सीरियस स्टूडेंट्स ही इस क्लास को देखें। ठीक है, साथ ही साथ क्वेश्चंस क्या होता है, जैसे मैं आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे कि आप मुझे कमेंट करके बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के आंसर दें, है ना। जो भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ बीच में, तो आपको क्या करना है, अगर मैं कुछ आपसे पूछ रहा हूँ तो उसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में करें। ठीक है, अब हम अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। देखो, वही रामसर वाला मैंने बताया था, एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, तो अगर कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसे कीवर्ड से रिलेटेड आती है तो भैया हमें पढ़ना है। ठीक है, अब देखो जरा, ऐसे ही एक ग्लो लेक है। ठीक है, ग्लो लेक, इसको एक और नाम से जाना जाता है, ग्लो लेक। ठीक है, कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। इसे रिसेंटली रामसर साइट घोषित किया गया है। ठीक है, डेजिग्नेशन मिली है रामसर साइट की। कौन सी रामसर साइट ये बन गई है, 101st, सॉरी 101st विट, 101st रामसर साइट ये बन चुकी है। क्यों हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की पहली है, अरुणाचल प्रदेश की पहली है। और हमारे इंडिया की अगर आप देखेंगे तो इट इज 101st रामसर साइट। ठीक है, साथ ही साथ आपको ये याद रखना है कि ये ग्लो लेक है कहाँ पर, तो एक कामलंग टाइगर रिजर्व एंड वाइल्ड लाइफ सैंचुरी है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, उसी में ये ग्लो लेक हमें देखने को मिलता है। अब इतनी बात तो समझ में आ गई, चलो स्टैटिक पोर्शन याद हो गया, सब कुछ हो गया। बट आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि रामसर साइट जो ऐड करी जा रही है वो क्यों करी जा रही है, किससे रिलेटेड है, रामसर कन्वेंशन क्या है। तो सबसे पहले रामसर कन्वेंशन के बारे में देखते हैं। जो ग्लो लेक है ना, ग्लो लेक ऐसा है, देखो कितना सुंदर है ना। ऐसे ही सेम टू सेम मुझे वैसे ही लग रहा है जैसे उत्तराखंड में एक बार मैं घूमने गया था, नौकुचिया ताल। ठीक है, शायद यही प्रोनाउंसिएशन है उसकी। तो उसी तरह मुझे एकदम सेम टू सेम ये लग रहा है। वहां पे मैंने कयाकिंग भी की थी, कयाक ही बोलते हैं ना उसे, हाँ कयाकिंग ही बोलते हैं, बड़ा मजा आया था। अब देखो जरा, यहाँ पर ये किसकी बात चल रही है, आरसी मींस रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन को साइन किया गया था 1971 में, बट वो फोर्स में नहीं आया था, फोर्स में वो 1975 में आया था। ठीक है, सबसे पहली चीज, आया कब था, साइन कब किया गया था, 1971।
इन फोर्स कब हुआ? 1975। अगर इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करें, इंडिया की पहली रामसर साइट, ओहो भाई साहब क्या हो गया है इस पेन टैब को, कोई बात नहीं। इंडिया के रिस्पेक्ट में अगर आप बात करेंगे, थोड़ा सा मुझे लगता है कि ज्यादा ही दबा दे रहा हूँ। वेट, क्या हो गया भाई? इंडिया, यस अब ठीक है। ठीक है, तो इंडिया के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें, तो पहली साइट ऐड करी गई थी ऑफिशियली, ठीक है, घोषित पहले कर दिया गया था 1 साल पहले, बट ऑफिशियली ऐड करी गई 1981। ठीक है, तो कैसे याद रखना है, 1971 में पहली रामसर साइट को, सॉरी रामसर कन्वेंशन को साइन किया गया। उसी के एकदम 10 साल बाद इंडिया की पहली साइट जो है उसको ऐड किया गया। पहली साइट कौन सी थी? फर्स्ट दो साइट थी, चिलिका लेक ओडिशा का और कियोलादियो नेशनल पार्क राजस्थान का। ये दोनों साइट्स को किस में ऐड किया गया था? पहली ये साइट थी जो कि ऐड करी गई थी रामसर कन्वेंशन के तहत इंडिया के अंदर। ठीक है, ये पहली दो रामसर साइट्स थी, ये आपको याद रखना है। रामसर साइट्स किन्हें माना जाता है? वेटलैंड्स को माना जाता है। वेटलैंड्स क्या होते हैं? नाम को तोड़ दो, गीले स्थल, वेट लैंड। ठीक है, तो उसमें मार्शेस भी आ सकते हैं, लेक्स भी आ सकते हैं। अब वो लेक्स अगर आर्टिफिशियल लेक होंगे तब भी उन्हें वेटलैंड बोला जाएगा। तो अगर कोई भी लेक आर्टिफिशियल हो, नेचुरल हो, डजेंट मैटर, उसको आप रामसर साइट में ऐड कर सकते हो, उसे आप वेटलैंड बोल सकते हैं। ठीक है, रिवर्स हो गई, पीटलैंड्स हो गए। पीटलैंड्स भी अगर आर्टिफिशियल है, नेचुरल है, कुछ भी है, उन्हें आप मानेंगे। मैनग्रोव्स हो गए, कोरल रीफ्स हो गए। कोरल रीफ्स प्लीज याद रखना, इन्हें भी हम वेटलैंड्स में कंसिडर करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा कोस्टल एरियाज में आ जाता है। मैनग्रोव्स तो चलो मान लिया, थोड़ा लैंड और कोस्टल एरियाज के बीच में तो आप समझ जाएंगे वेटलैंड हो सकता है, बट कोरल रीफ्स भी, कई कोरल रीफ्स को वेटलैंड बोला जाता है, ये आपको याद रखना है। अगर कोई आर्टिफिशियल साइट्स है, जैसे राइस पैडीज है, राइस पैडीज का मतलब क्या है कि आपने देखा ना कि जब चावल उगाने के लिए फसल लगाई जाती है, तो उस टाइम पर, क्योंकि राइस एक ऐसी फसल है जिसमें बहुत ज्यादा पानी चाहिए, तो उसको पूरा पानी से भर देते हैं, है ना। तो उस टाइम पर क्या है, वो लैंड भी क्या हो गई, गीली हो गई, वेटलैंड बन गई। तो अगर कोई आर्टिफिशियल लैंड है, जैसे राइस पैडीज है, तो उसे भी वेटलैंड बोला जाता है। सॉल्ट पैन्स हो गए, रिजर्वॉयर्स हो गए, चाहे आर्टिफिशियल रिजर्वॉयर्स हो, उसे भी आप वेटलैंड बोलेंगे। तो मैं बार बार क्यों आर्टिफिशियल नेचुरल बोल रहा हूँ, क्योंकि यूपीएससी करता क्या है, यूपीएससी यहीं पे घुमा देता है कि ओनली नेचुरल साइट्स या फिर नेचुरल लेक्स या नेचुरल कुछ भी बोल लो, रिजर्वॉयर्स आर कंसिडर्ड एज वेटलैंड्स। तो आपको याद रखना है, नहीं भाई साहब, आर्टिफिशियल हो नेचुरल हो डजेंट मैटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडिया की दो साइट्स मैंने आपको बता दी है ना। अ, पहली कियोलादियो थी, इधर सेकंड नहीं लिखी क्या, चलो कोई बात नहीं। चिलिका लेक है, दो मैंने आपको बता दिए। ये जो यहाँ पे डेटा दिया गया ना, ये किसका दिया गया मैं बताता हूँ, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड का। ठीक है, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या होता है? जिसमें इन रामसर साइट्स को ऐड किया जा रहा है, ठीक है, उसे मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड कहते हैं। बट इस मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में भी वही साइट्स ऐड करी जाती हैं जो कि एक्चुअल में ये समझ लो कि ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से वो नेगेटिवली इफेक्ट हो रही है, तो उसको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में डाला जाता है। या तो वो पहले ही इफेक्ट हो चुकी हैं, इफेक्ट हो रही हैं, या फ्यूचर में होने वाली है, सबको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में ऐड किया जाता है। तो क्या सारी रामसर साइट्स को ऐड किया जाता है? इसमें नहीं, सिर्फ वो जो ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से नेगेटिवली इफेक्टेड हैं, सिर्फ उनको इसमें ऐड किया जाता है। इंडिया की कौन सी साइट्स हैं? देखो, इंडिया की फिलहाल करेंटली दो साइट्स हैं, कियोलादियो नेशनल पार्क एंड लोकतक लेक मणिपुर का। एक चीज आपको याद रखनी है कि चिलिका लेक को पहले इंक्लूड किया गया था, चिलिका लेक को पहले इंक्लूड किया गया था, जो हमारी पहली रामसर साइट है, उसे मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में भी ऐड किया गया था, बट अब वो उसमें नहीं है, उसे हटा दिया गया है। 2002 में उसे हटा दिया गया था। ठीक है, आई होप ये बात क्लियर होगी, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखो क्या हुआ है, प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली ट्रिब्यूट दी है, फ्रीडम फाइटर थे श्री पिंगली वेंकैया। इनको आप ज्यादातर आपने इनके बारे में तब पढ़ा होगा जब आप इंडियन फ्लैग के बारे में पढ़ते हैं, है ना। तो इनकी एक्चुअली 150th सॉरी बर्थ एनिवर्सरी थी। तो उस टाइम पर इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनको ट्रिब्यूट दी। ठीक है,
थोड़ा सा इनके बारे में जान लेंगे, बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। इनके डिफरेंट नेम्स है वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो श्री पिंगली वेंकैया जो है, उनका जन्म हुआ 1876 में, ठीक है। इंडियन फ्रीडम फाइटर थे, पॉलीमैथ थे। पॉलीमैथ का मतलब ये होता है कि समझ लो जिसको डिफरेंट फील्ड्स के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज हो, जिसका जो ज्ञान है वो एक फील्ड से सिर्फ रिलेटेड ना हो, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से रिलेटेड उन्हें ज्ञान हो, उन्हें पॉलीमैथ बोलते हैं। तो एक पॉलीमैथ थे। एंड इंडियन नेशनल फ्लैग जो है उनके डिजाइनर थे, इंडियन नेशनल फ्लैग के डिजाइनर थे। मतलब क्या था कि पहले एक फ्लैग लेके आए, इंडियन फ्लैग, बट फिर उसमें कुछ चेंजेस हुए, गांधी जी ने कुछ चेंजेस करे। बट अगर आप स्ट्रिक्टली बोले कि इंडियन फ्लैग के डिजाइनर कौन है, तो ही इज द डिजाइनर ऑफ इंडियन फ्लैग, ठीक है। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ये एक्चुअली ब्रिटिश इंडियन आर्मी के भी पार्ट थे। एट द एज ऑफ 19 इन्होंने ब्रिटिश इंडियन आर्मी को सर्व करना स्टार्ट किया था। एक एंग्लो बोयर वॉर हुई थी। एंग्लो बोयर वॉर अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब ब्रिटिश इंडियन आर्मी साउथ अफ्रीका में थी, ठीक है, क्यों थी वहां पे, क्योंकि वहां पर भी ब्रिटिशर्स थे, तो यहाँ से उठाकर आर्मी अपनी लेके जाते थे। अब वहां पर जो डच सेटलर्स थे, कौन थे, डच सेटलर्स, उनके बीच में, और जो वहां पर ब्रिटिश आर्मी थी, ठीक है, जिसके पार्ट जो है वो इंडियंस भी थे, ठीक है। एक्चुअली क्या हुआ कि वो आपस में जब उनकी वॉर हुई, डच सेटलर्स की और इनकी ब्रिटिशर्स की जो वहां पे सेटल हुए थे, उसको ही एंग्लो बोयर वॉर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, एंग्लो बोयर वॉर बोलते हैं, ठीक है। कहाँ पे हुई थी, है साउथ अफ्रीका में। किसके बीच में, ब्रिटिशर्स एंड डच के बीच में, ठीक है। वहां पर ये पहली बार महात्मा गांधी से मिले थे, ठीक है। इनकी 1916 में एक बुक आई थी, उस बुक का नाम याद रखना, अ नेशनल फ्लैग फॉर इंडिया। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अ नेशनल फ्लैग फॉर इंडिया जो बुक है वो किसने लिखी थी, तो आपको याद रखना है पिंगली वेंकैया ने। नेशनल फ्लैग वैसे भी आप देखो डिजाइनर ये थे, है ना, तो उससे भी आप याद रख सकते हो, है ना। आगे बढ़ते हैं। बस मैं इधर ये बोलना चाहूंगा कि इनके डिफरेंट नेम हैं, इन्हें प्लीज याद रख लेना, झंडा वेंकैया, पट्टी वेंकैया, डायमंड वेंकैया, जापान वेंकैया। जापान वेंकैया क्यों बोला गया है, क्योंकि जापानीज लैंग्वेज में भी ही वॉज वेरी लिटरेट, जापानीज लैंग्वेज में भी, तो इस वजह से। तो बस इतना याद रखना कि ये सारे नाम पूछे जा सकते हैं किससे रिलेटेड, ठीक है, या फिर वो बुक पूछी जा सकती है, तो बुक याद रखना और वो याद रखना। आगे बढ़ते हैं। व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है, इसको समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। ये गाड़ियां दिख रही हैं सारी, ठीक है। अब ये तो स्ट्रेट रोड है, तो इसमें आपको इतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा। देखो, ये भी पढ़ेंगे जो मतलब कि बुकिश लैंग्वेज है वो भी पढ़ेंगे, बट पहले लेमन भाषा में, देसी भाषा में समझ लेते हैं क्या, ठीक है। तो हमें चीज़ें बहुत ही आसानी से याद हो जाती हैं। जब हम ज़्यादा बुकिश बुकिश पढ़ते रहते हैं ना, तो हमें चीज़ें याद भी नहीं होती, समझ भी नहीं आती। तो पहले देसी भाषा में समझ लेते हैं। अभी मैंने जैसे आपको बताया, मैं आया हूँ शिमला से, है ना। तो मान लो ये शिमला है, शिमला का एक पहाड़ है, और पीछे से एक रोड आ रही है, पीछे से एक रोड आ रही है, और ये, ठीक है, ऐसे जा रहा है। अब जो गाड़ी यहाँ से जा रही है, उसे नहीं पता, भाई साहब व्हाट इज दिस, कोई बात नहीं, यहाँ से जो गाड़ी आ रही है, इसको नहीं पता कि इधर से कौन सी गाड़ी किस स्पीड में आ रही है, और क्या वो, मतलब कि बैलेंस चला जाए, कुछ भी हो जाए, है ना। तो कुछ पता नहीं है ये कितनी स्पीड में आ रही है, इसने कितना एरिया कवर किया है, ये कितनी बड़ी गाड़ी है, ट्रक है, क्या है, क्या नहीं, ठीक है। तो इसीलिए व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन सिस्टम आया, ठीक है, इसकी बात है। व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन सिस्टम होता क्या, गाड़ी के अंदर ही अपने छोटे छोटे सेल टावर्स लगे होते हैं। अब टावर का मतलब ये नहीं है गाड़ी के ऊपर लगा होगा, आपको पता है चिप्स लगी हैं, ठीक है, जो कि आसपास की जो गाड़ियां हैं उनसे कनेक्ट करती है। तो मान लो इन दोनों गाड़ी के बीच में एक चिप लगी है, जो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकती है। कम्युनिकेट करने का ये मतलब नहीं है कि दोनों के रेडियो एफएम एक साथ बज रहे हैं, नहीं। कम्युनिकेशन का मतलब है कि अब मुझे नहीं पता, ये ब्लाइंड स्पॉट है मेरे लिए, बट मेरी कार में इंडिकेशन आ जाएगा कि सामने से एक गाड़ी इतनी स्पीड में आ रही है। अब क्या होगा इससे, आप देखो एक्सीडेंट्स बच सकते हैं। अगर मुझे पता है कि ये बहुत बड़ा ट्रक आ रहा है और वो इतनी ज्यादा स्पीड पे आ रहा है, तो मैं अपनी स्पीड कम कर लूंगा, एज सिंपल एज दैट। तो इसी को व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन सिस्टम बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है
कि एडवांस्ड वायरलेस टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है जिससे जो आसपास के व्हीकल्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली रियल टाइम डेटा अपना शेयर करते रहते हैं। ठीक है, शेयर करने का मतलब क्या है, और रियल टाइम डेटा कौन कौन सा, जैसे स्पीड हो गई, लोकेशन हो गई, ब्रेकिंग स्टेटस हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें वो एक दूसरे से कार जो है वो शेयर करती रहती है। इससे क्या है कि अगर कोई भी ऐसा एक्सीडेंट होने वाला है, इंडिकेशन पहले ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या बोला गया है, AIS 230 स्टैंडर्ड्स के तहत इसको अक्टूबर 2028 तक लागू कर देना है, ऐसा सरकार का कहना है। ठीक है, इसमें डेटा कौन कौन सा डेटा शेयर होगा, स्पीड, हेडिंग, जोग्राफिक पोजीशन, एक्सेलरेशन, ब्रेकिंग कंडीशन, मतलब क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, एक्सीडेंट्स को बचाने के लिए बस। ठीक है, इसमें क्या किया जाएगा, एक हार्डवेयर इंस्टॉल किया जाएगा। ठीक है, जो कि व्हीकल्स के अंदर, हर एक व्हीकल के अंदर ये हार्डवेयर इंस्टॉल किया जाएगा, जिसकी हेल्प से जो वो व्हीकल है वो आपस में, जैसे दो कार है, ट्रक्स हैं, कार्स हैं, आपस में जो है वो डेटा ट्रांसमिट एंड रिसीव करते रहेंगे। शॉर्ट रेंज सेफ्टी मैसेजेस, याद रखना कैसा है, शॉर्ट रेंज। ठीक है, क्या है शॉर्ट रेंज, क्या है शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन, यहीं पे वो लॉन्ग कर देंगे, बस इसे याद रखना, मीडियम कर देंगे, आपको याद रखना है शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन। ऐसे ही जो DOT है, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड TRAI है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कुछ वेवलेंथ होती है ना, जो बैंड्स होते हैं, है ना, जिसमें मतलब कि जैसे कि ये कार है, आपस में इनको इंटरैक्ट करना है। ठीक है, तो क्या है, कुछ बैंड्स, जैसे 5G हो गया, 4G हो गया, है ना, उनके लिए अलग अलग बैंड्स है, ऐसे ही इनके लिए भी शॉर्ट वेवलेंथ बैंड्स होंगे, शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन करने के लिए बैंड्स होंगे। वो बैंड्स कौन कौन से रखे गए हैं कि 5875 से लेके 5905 मेगा हर्ट्स तक के जो बैंड है वो इनके लिए रखे जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते, इससे ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं। ये याद रखना कि एक हार्डवेयर इंस्टॉल किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वो हार्डवेयर क्या होगा, हार्डवेयर भाई समझ लो चिप होंगी। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंटली क्या हुआ है, जो ICAR, ठीक है, ICAR है, उन्होंने क्या किया है, इंडिजीनियस अफ्रीकन स्वाइन फीवर वैक्सीन लेके आए। इंडिजीनियस मतलब हमारे देश के अंदर हमारी पहली अफ्रीकन स्वाइन फीवर वैक्सीन ये बन चुकी है। ठीक है, इंडिया की पहली, हमारी पहली, हमारे प्यारे भारत की पहली। ये क्या करेगा, ये एक्चुअल में लाइव एट्यूनिएटेड अफ्रीकन स्वाइन फीवर वैक्सीन है। अब आप बोलोगे लाइव एट्यूनिएटेड का मतलब क्या होता है, देखो, ये मान लो ये स्वाइन, अफ्रीकन स्वाइन फीवर है ना, तो एक्चुअल में ये क्या है, एक टाइप का वायरस है। तो क्या करते हैं वो, इस वायरस की बॉडी से एक सेल निकाल दिया, फॉर एन एग्जाम्पल, वो सेल भी वायरस ही है ना, या मान लो कि इस वायरस को यहाँ से निकाला, इसकी बॉडी से वो वायरस निकाला, उसको लैब में ले गए, उसको लैब में ले गए। ठीक है, जितनी उसके पास शक्तियां हैं, ठीक है, वो शक्तियां कम कर दी गई। वो शक्ति किस चीज की है, ऑब्वियसली वायरस फैलाने की शक्ति है। ठीक है, किसी भी बॉडी को हार्म करने की शक्ति है, वो शक्ति क्या है, वो शक्ति कम कर दी गई। अब जब ये शक्ति कम कर दी गई, अब ये किसी की बॉडी में जाकर डाल दिया गया। अब आप कहोगे यार ये क्या बातें चल रही हैं, शक्तियां कम कर दी गई, ये वो। अब थोड़ा सा बेहतर भाषा में सुनो, क्या किया जाता है, इस वायरस की बॉडी से एक सेल निकाला जाता है, विच इज ऑब्वियसली एक और वायरस है वो। उस वायरस में क्या है ना, बहुत ज्यादा पावर है किसी भी बॉडी को हार्म करने की। ठीक है, अब क्या है कि इसको लैब में ले जाया जाएगा, इसकी जो एफिशिएंसी है वायरस को और फैलाने की, ठीक है, हमारी बॉडी को खराब करने की, हार्म करने की, उसकी एफिशिएंसी को कम कर दिया जाएगा। फिर क्या किया जाएगा, ये ह्यूमन बॉडी में, तो अब देखो, लाइव एट्यूनेटेड है तो वो किसी की भी बॉडी में डाला जा सकता है, बट क्योंकि ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर वैक्सीन है तो ऑब्वियसली स्वाइन के डाला जाएगा, पिक्स के डाला जाएगा। अब ये पिक की बॉडी में डाला गया। अब आप बोलोगे जबरदस्ती क्यों डाला जा रहा है भाई, हमें तो इससे बचना है, जबरदस्ती क्यों डाला जा रहा है। तो देखो होता क्या है, ह्यूमन बॉडी के एग्जांपल से समझाता हूँ, इससे आपको समझ में आएगा, आप रिलेट कर पाओगे, है ना। अब क्या है, देखो, ह्यूमन बॉडी है, ये बड़ा हंसता खेलता बच्चा है। ठीक है, अब क्या हुआ, बाहर से कोई वायरस आया इसकी बॉडी के अंदर। अब इसकी बॉडी को इसके बारे में पता ही नहीं है। लाइक आप समझ लो कि कोई ए कंट्री है, उसको पता नहीं है बी कंट्री कितनी स्ट्रांग है, वो किसी भी तरीके से इनके ऊपर अटैक करती है। अगर इनको पता ही नहीं है, ऐसी भी कोई टेक्नोलॉजी होती है, तो कंट्री ए रिस्पॉन्ड कैसे करेगी, नहीं कर पाएगी। वैसी हमारी बॉडी है,
जब एक नया वायरस हमारी बॉडी के अंदर आता है तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल चेंजेस होने लगते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो व्हाइट ब्लड सेल्स है वो लड़ने के लिए तैयार होना शुरू कर देते हैं। बट द प्रॉब्लम इज दिस कि उनको पता नहीं है कहाँ लड़ना है, कितना लड़ना है, किससे लड़ना है। तो इस वजह से आप देखोगे हम बहुत ज्यादा बीमार होने लगते हैं, क्योंकि हम परफेक्ट तरीके से उससे लड़ नहीं पाते उस वायरस से, और वो वायरस हमारी बॉडी में फैलता रहता है। बट जब ऐसा वायरस जिसकी एफिशिएंसी को कम कर दिया गया है उसको हमारी बॉडी में डाला जाता है, तो होता क्या है कि हमारी बॉडी पर जब अटैक होता है तो वो जो वायरस है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, बट हमारी बॉडी के सेल्स तो बहुत स्ट्रांग है, व्हाइट ब्लड सेल्स। तो वो लड़ना शुरू करते हैं। तो अब उनको एक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि इस टाइप का वायरस होता है और ये ऐसे वर्क करते हैं और हमें इसे इस तरीके से हराना है। तो अब क्या है, अगली बार अगर वो फुल एफिशिएंसी वाला वायरस हमारी बॉडी में आएगा तो हमारे व्हाइट ब्लड सेल पहले ही रेडी होंगे, वो लेट नहीं होंगे, ठीक है, उसे खत्म करने में। तो इस वजह से क्या किया जाता है, लाइव एट्यूनिएटेड जो मतलब कि वैक्सीन है उसे हमारी बॉडी में डाला जाता है, ठीक है। अब क्योंकि ये स्वाइन फीवर को कम करने के लिए तो ऑब्वियसली पिक्स के ये वैक्सीन लगेगी। तो हमारे इंडिया की पहली ये इंडिजीनियस वैक्सीन है, इंडिया के अंदर बनाई हुई वैक्सीन है। बस इस वर्ड को याद रखना, लाइव एट्यूनिएटेड, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अब इस चीज को याद रखना, बनाई किसने, ICAR, क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने, ठीक है। अब क्वेश्चन इज दिस कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर है क्या भाई साहब, अफ्रीकन स्वाइन फीवर है क्या। क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आपको याद रखना है ये एक डीएनए वायरस है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस। डबल स्टैंडर्ड नहीं भी लिखा होता तब भी ठीक था। डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस, क्योंकि मुझे पता है वो खेलेंगे कहाँ पे, वो खेलेंगे यहाँ पर, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस कर देंगे जी। तो आपको क्या याद रखना है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस, ठीक है। कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, एस्पारविरिडे, ठीक है, एस्पारविरिडे। किसको ये लगाया जाएगा, डोमेस्टिक एंड वाइल्ड पिग्स को ये वैक्सीन लगाई जाएगी। क्यों लगाई जाएगी, क्योंकि स्वाइन फीवर वैक्सीन है, ठीक है। कैन अप्रोच अप टू 100%, इसका मतलब क्या है कि देखो मोर्टेलिटी रेट जो है ना इसका स्वाइन फीवर का, अफ्रीकन स्वाइन फीवर का, वो है मोर्टेलिटी का मतलब कि अगर 100 पिग्स को होते तो कितने मर जाएंगे, 90 से 100 तक मरी जाएंगे। तो मतलब मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई है, ठीक है, कि अगर 100 पिग्स को ये फीवर होता है तो उसमें से 90 से 100 मर जाते हैं, ठीक है। तो इतना हाई परसेंटेज है, 90% से ज़्यादा मोर्टेलिटी रेट है। तो अब जब से ये वैक्सीन लगाई जा रही है तो ये बोला जा रहा है कि अगर 100 पिग्स को ये प्रॉब्लम है, 100 पिग्स की अगर ये वैकेंसी लगती है, वैकेंसी कह रहा हूँ, वैक्सीन लगती है, तो 100 में से 100 बचने की भी मतलब कि आशंकाएं हैं, ठीक है। तो मतलब कि अब मोर्टेलिटी रेट कितना हो जाएगा, अब मोर्टेलिटी रेट 0 to 10% हो जाएगा, ठीक है, बच जाएंगे मतलब पिग्स जो है। ये कोई भी जूनोटिक डिजीज नहीं है। जूनोटिक डिजीज का मतलब क्या है कि किसी भी एक एनिमल से ह्यूमंस को नहीं हो सकता, किसी भी एक एनिमल से ह्यूमंस को नहीं हो सकता, ठीक है। ये कैसे होता है, ये मतलब कि समझ लो कि जैसे एनिमल टू एनिमल ही हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है कि जैसे आपको पता है फार्म्स में ह्यूमंस काम करते हैं, ठीक है। एक मान लो कि एक पिग ऐसा है जिसको ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर है। अब उसने मतलब कि कुछ भी अपना एक्सक्रीट किया, ठीक है। तो अब वो जो उसने एक्सक्रीट किया है, यूरिन है या मतलब कोई भी चीज़ है, तो उस केस में वो क्या है कि उसे लेकर हम दूसरे पिक के पास अगर चले जाए, मतलब शूज में या फिर कपड़ों के थ्रू एज अ वेक्टर हम काम कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह तो उसको लेके जा सकते हैं, बट वो डायरेक्टली हमें इफेक्ट नहीं करेगा एज अ ह्यूमन, ठीक है। ये बस याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। याद ये रखना है कि पहली बार इसे इंडिया के अंदर 2020 में डिटेक्ट किया गया नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। और इतना कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़ हाँ मैं बताना चाह रहा हूँ, सी फेयर से याद आया, ज्योग्राफी। मैंने अभी रिसेंटली, आप ये वीडियो देखेंगे 11th को है ना, तो 10th को मैंने क्या किया है, ज्योग्राफी का एनसीईआरटी प्लस जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं प्लस करंट अफेयर्स को सबको मिलाकर यूपीएससी 2027 के लिए एक मैं कोर्स लेके आया हूँ। हाँ, इट इज़ अ पेड कोर्स है ना, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करता हूँ, बट दिस इज़ अ पेड कोर्स, ठीक है। यूट्यूब पे ही आपको मिल जाएगा, इसी नाम से मिलेगा, ज्योग्राफी एनसीईआरटी यूपीएससी 2027, ठीक है। आप उसमें जाके एनरोल कर सकते हैं।
मैं उसमें 1.5 महीने के अंदर आपकी पूरी ज्योग्राफी कंप्लीट करवाऊंगा, एनसीईआरटीज भी उसमें कवर होंगी, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, लाइक ये फैक्ट है। अब इस फैक्ट से रिलेटेड आपको ये पता होना चाहिए कि सी फेयरर जो हमारी जैसे हम कहते हैं कि हम कंट्रीब्यूट करते हैं, हम सेकंड नंबर पे हैं जो वर्ल्ड में सी फेयरर्स को कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, कंट्रीब्यूशन जो हमारा है सी फेयरर्स, फर्स्ट पे कौन सा है, फिलीपींस। अब ये सब चीजें एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगी ना, तो ये सारी चीजें कहाँ मिलेगी, ये सारी चीजें आपको मिलेगी स्पोर्ट्स में, है ना, जहां पर मैं हर एक चीज जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है, उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो नए नए आ रहे हैं, जो करंट अफेयर्स में है, ठीक है, उनको भी मैं साथ ही साथ कवर कर देता हूँ। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब ऐसे ही यहाँ पे चलते हैं, सी फेयरर्स फर्स्ट इनिशिएटिव, पानी पी लेता हूँ बस। ओके, सी फेयरर्स फर्स्ट इनिशिएटिव क्या हुआ, मैं आपको बताता हूँ पीछे की कहानी, उसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि गवर्नमेंट ये क्यों लेके आई इनिशिएटिव। देखो, मेरा भाई भी मर्चेंट नेवी में, ठीक है, अब होता क्या है कि मेरा भाई इंडियन है ऑब्वियसली, ठीक है, बट अब कोई बाहर की कंपनी है जिसके साथ उसे काम करना है, ठीक है, तो वो उन्हें हायर करती है, वो उन्हें हायर करती है। अब क्या होता है कि क्योंकि ये शिप तो किसी भी कंपनी की हो सकती है और वो कंपनी किसी भी कंट्री से बिलोंग कर सकती है, मान लो इसराइल से बिलोंग करती है, यूएस से बिलोंग करती है ना। अब क्या है कि रिसेंटली मिडिल ईस्ट में क्या हुआ कि इंडियन क्रू था, पर शिप किसी और कंट्री की थी, इंडियन क्रू था बट शिप किसी और कंट्री की थी, तब भी उस पर अटैक कर दिया गया। बट दिस इज रॉन्ग, कि सिर्फ शिप ही तो दूसरी कंट्री की है, जो सी फेयरर्स हैं, जो मर्चेंट नेवी के उसमें ऑफिसर्स हैं, वो तो सारे के सारे इंडियन हैं। तो अब इसी चीज को देखते हुए क्या किया गया, ये सी फेयरर फर्स्ट इनिशिएटिव लेके आया गया। गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स ने, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने ये इनिशिएटिव निकाला है, जिसमें ये क्या किया जाएगा कि जो भी इंडियन सी फेयरर्स हैं, जो भी मर्चेंट नेवी वाले ऑफिसर्स हैं, लोग हैं, चाहे वो डेक पे काम, सॉरी, चाहे वो जैसे हम कहते हैं वो ऑफिसर्स हो, या फिर मतलब कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट में हो, किसी भी डिपार्टमेंट में हो, ठीक है, क्या किया जाएगा, जितने भी सी फेयरर्स हैं उनको ट्रैक किया जाएगा, सेफ गार्ड किया जाएगा, उनको असिस्ट किया जाएगा। कैसे असिस्ट करेंगे कि अगर कोई भी प्रॉब्लम उन्हें फेस करने को मिल रही है, तो उन्हें क्या किया जाएगा, क्योंकि उन्हें ट्रैक किया जा रहा है तो उन्हें इजीली मदद पहुंचाई जा सकेगी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि हाई रिस्क कन्फ्लिक्ट जोन्स में भी तो जा रहे थे ना इंडियन सी फेयरर्स, अभी आपने देखा होगा रिसेंटली कि दो थे, उनको मतलब कि उनकी जान चली गई, तो ये प्रॉब्लम। तो यही बोला गया कि रिगार्डलेस कि वो शिप किसी भी कंट्री की हो, रिगार्डलेस वो शिप किसी भी कंट्री की हो, अगर उसमें इंडियन सी फेयरर्स हैं, तो उनको ट्रैक किया जाएगा, उनको सेफगार्ड किया जाएगा, उनको हर एक चीज प्रोवाइड करी जाएगी जिससे उनकी सेफ्टी इंश्योर करी जा सके। ठीक है, नोडल एजेंसी जो इस पर काम करेगी वो कौन है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग, ऑब्वियसली कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। लाइव ट्रैकिंग की जाएगी उनकी, जो भी जिस भी शिप पे वो गए हैं, ठीक है, जो वेसल है, वेसल का मतलब जो शिप है, उसको भी लोकेट किया जाएगा, वो किस टाइम पर कहाँ पर है, कार्गो हो गया, जो उसमें सामान है, जो क्रू का स्टेटस है, वो सारी चीजें मॉनिटर करी जाएंगी इंडियन, जैसे हम कहते हैं इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, चाहे वो किसी भी कंट्री की शिप हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो यहीं पर अगर उन्होंने एक स्टेटमेंट बनाई ना एग्जाम में, वो यहीं पर आपको कंफ्यूज कर देंगे। फिर यही बोला गया राउंड द क्लॉक इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक हेल्पलाइन होगी, मतलब 24/7 हेल्प प्रोवाइड करी जाएगी, और इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। हाँ, इतना कुछ नहीं है, बस एक चीज है कि मैंडेटरी थ्रेट अप्रेजल लेना जरूरी है। लाइक अगर कोई भी मर्चेंट नेवी में है, सी फेयरर है, उसको प्रॉपर थ्रेट असेसमेंट प्रोवाइड करना है कि आपको यहाँ पर हम डिप्लॉय कर रहे हैं, आपको यहाँ पर हम भेज रहे हैं, आपकी शिप यहाँ से जाएगी, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ जाने पर इतना रिस्क है, ये मैंडेटरी कर दिया गया है। ठीक है, कि बताना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। अब ना ये इन्फॉर्मेशन मैंने क्यों ऐड करी है, मैं आपको पहले बताता हूँ। देखो, ये जो नेवा है ना, इसमें कुछ इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस आ रहे हैं, इसको इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम आ रही है, बट मैंने ये इसलिए नहीं डाला कि प्रॉब्लम क्या आ रही है क्या नहीं आ रही है, मैंने ये इसलिए डाला है कि आपको ये पता होना चाहिए नेवा क्या है। ठीक है,
तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, ये डिजिटल इंडिया प्रोग्राम जो आया था उसके अंडर इसे लाया गया। इसमें करा क्या गया, ठीक है, ई विधान है, तो जितनी भी विधानसभाएं हैं हमारे देश के अंदर, हर एक स्टेट में विधानसभाएं जो हैं, उसमें जितने भी काम किए जाते थे पहले वो पेपर वर्क होता था, ठीक है, जो भी प्रोसीडिंग्स वहां पे करी जा रही है, जो भी वो बोल रहे हैं, वो सारे क्या थे, वो लिखा पढ़ी वाला काम हुआ करता था, पेपर वर्क हुआ करता था। अब उस वर्क को डिजिटाइज करना था, जितनी भी प्रोसीडिंग्स हो रही है उसको पेपरलेस की तरफ लेके जाना था, तो इसीलिए ये नेशनल ई विधान एप्लीकेशन आई, जिसमें सारे के सारे डिजिटल रिकॉर्ड्स रखे जाएंगे, ठीक है। तो जितनी भी विधानसभाएं हैं स्टेट्स की, यूटीज की, उन सबका डेटा एक जगह रखा जाएगा, और कहाँ पर रखा जाएगा, नेवा में रखा जाएगा, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, ठीक है। ये विजन किसके अंदर लाया गया, वन नेशन वन एप्लीकेशन। हमारा एक देश है, ठीक है, हर एक स्टेट की अपनी अपनी विधानसभाएं हैं, तो सबका जो डेटा है वो एक जगह रख, है ना। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम आपको पता है क्या होती है, जिसमें कुछ शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और कुछ शेयर जो है वो स्टेट देती है। अब देखो, इसमें एक चीज प्लीज याद रखना जहां पर वो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। अगर कोई भी नॉर्मल स्टेट है तो 60-40 का रेशियो है, 60% सेंटर पैसा देगा, 40% स्टेट पैसा देगी। वहीं पर कोई हिली स्टेट्स हैं, ठीक है, या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, तो वहां पर 90% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 10% जो है वो स्टेट, वो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट देगी, जो भी हिली रीजन या नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो है, वहाँ की अगर कोई स्टेट है तो। लेकिन अगर कोई यूनियन टेरिटरी है तो सारा का सारा खर्चा सेंटर उठाएगी, ठीक है। लाजमी भी है ना। नागालैंड पहली ऐसी स्टेट बन गया था, ठीक है, जिसने नेवा को इम्प्लीमेंट किया था 2022 में, ठीक है। तो बस इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि नेवा क्या है, बस इतना आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ओके, लाइट एक्टिवेटेड नैनो रोबोट्स कैन हेल्प टारगेट ब्रेस्ट कैंसर थेरेपी। अब देखो, इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जा सकता है, वो दोनों तरीके के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहला जो है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए लाइट एक्टिवेटेड नैनो रोबोट्स हैं क्या। नैनो मतलब कि नैनो पार्टिकल्स की का साइज ही होगा उनका, नैनो रोबोट्स हो गए। उसके बाद लाइट एक्टिवेटेड है। लाइट एक्टिवेटेड का क्या मतलब हो गया, देखो, एक सिंपल सी भाषा में समझते हैं। आपकी गाड़ी है, गाड़ी को आपको चलाना है तो आपको उसमें फ्यूल डालना होगा, है ना, कुछ ना कुछ। हम फ्यूल क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि वो एनर्जी क्रिएट करता है, एनर्जी क्रिएट करके हमारी गाड़ी चलती है, ठीक है। वैसे ये जो नैनो रोबोट्स हैं, इनको किसी केमिकल फ्यूल की जरूरत नहीं है, इनको सिर्फ लाइट की जरूरत है, क्योंकि इनका जो फ्यूल है वो लाइट है। तो इसीलिए इनको बोला गया लाइट एक्टिवेटेड नैनो रोबोट्स। अब आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ऐसी देसी भाषा में समझेंगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो फिर तो बुकिश लैंग्वेज पढ़ते रहो, कुछ नहीं आना, ठीक है। तो अभी ये समझ में आया हमें कि लाइट एक्टिवेटेड नैनो रोबोट्स जो हैं वो टारगेटेड ब्रेस्ट कैंसर थेरेपी में हेल्प कर सकते हैं। कैसे करते हैं ये, क्या करते हैं कि नैनो रोबोट्स जो है लाइट की हेल्प से इनको उन एरियाज में ले जाया जाता है जहां पर कैंसर है। अब वो जो कैंसर सेल्स हैं उनको ये नैनो रोबोट्स क्या करते हैं, दो तरीके, या तो ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे, ठीक है, प्रॉपरली, ठीक है, और वहां पर रिएक्शन होगा, उसकी वजह से वो कैंसर सेल्स डाई करेंगे। एक और तरीका है कि वो क्या करते हैं, वार्मथ प्रोवाइड करते हैं। वार्मथ प्रोवाइड करने की वजह से क्या होता है कि एक थेरेपी की तरह वो हमें देखने को मिलता है, जिससे ब्रेस्ट कैंसर जो है वो ट्रीट होता है। अब ये मैंने बहुत ही सिंपल भाषा में समझा दिया, इतना सिंपल है नहीं, ठीक है, बट जितना आपको पता होना चाहिए मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ, ओके। अब क्या है, इस चीज को समझना कि ये फ्यूल फ्री है। मैंने आपको बता दिया फ्यूल फ्री का मतलब क्या है। फ्यूल फ्री का मतलब है कि केमिकल फ्यूल से ये एकदम फ्री है। कोई भी केमिकल फ्यूल इसके लिए नहीं चाहिए नैनो रोबोट्स को बॉडी बॉडी के अंदर डालने के लिए, क्योंकि जब हम ये केमिकल फ्यूल डाला करते थे ना, तब ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल भी हुआ करता था। अभी ये क्या करता है, ये जो लाइट एनर्जी है, जब इन नैनो रोबोट्स में लाइट एनर्जी प्रोवाइड करी जाती है तो ये क्या करता है, ये एक्टिवेट हो जाता है और मूव करना लगता है। जहां पर भी ले जाना चाहते हो आप इसे ले जा सकते हो इस लाइट की हेल्प से, ठीक है। अब इस चीज को याद रखना, ये क्या करता है, फोटो थर्मल हीटिंग, वही मैंने बोला, या तो वहां पर जाके वार्मथ प्रोवाइड करेगा, उसको ही फोटो थर्मल बोला है। लाइट की हेल्प से हीट प्रोवाइड करी जा रही है, या फिर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जनरेशन। अब मैंने तो आपको बोल दिया था वहां जाके ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, बट वो बहुत सिंपल था। क्या करता है कि वो वहां पर ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से रिएक्शन होता है और ये एक थेरेपी की तरह काम करता है ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करने के लिए, ठीक है।
डेफिनेशन ये चीज मैं बता चुका हूँ। ये भी हाँ, जब ये टारगेट सेल्स तक पहुंचता है, जो कैंसरस सेल्स है उन तक पहुंचता है, तो ये क्या करता है, फोटोथर्मल थेरेपी प्रोवाइड करता है, जो मैंने बताया लोकलाइज्ड हीट वार्मथ प्रोवाइड करता है। फोटोडायनेमिक थेरेपी प्रोवाइड करता है, जिससे क्या होता है कि मतलब कि जो रिएक्टिव ऑक्सीजन उस एरिया तक पहुंचाता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन उस एरिया तक पहुंचाता है, जिससे जो कैंसर सेल्स है वो डिस्ट्रॉय होते हैं। ठीक है। और जो हेल्दी टिश्यूज हैं वो हार्म नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर केमिकल फ्यूल यूज नहीं किया जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्ट्रिक्टली ऑन एक्सटर्नल लाइट वेवलेंथ्स, हाँ टॉक्सिक केमिकल फ्यूल्स नहीं है तो ऑब्वियसली हार्म नहीं करेगा, बस इतना इंपॉर्टेंट था और कुछ नहीं था। थोड़ी लिमिटेशंस इसमें यही है कि यार देखो, लाइट है, लाइट अगर पेनिट्रेट नहीं कर पा रही है डीप टिश्यूज में तो प्रॉब्लम है। तो वही यहाँ पर प्रॉब्लम है कि जो डीप टिश्यू एक्टिवेशन है ना वो नहीं हो पाता, क्योंकि लाइट की भी अपनी लिमिटेशंस हैं, वो हर एक बॉडी पार्ट को पेनिट्रेट नहीं कर सकती। बस उस वजह से यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, लाइट की स्कैटरिंग की वजह से, एब्जॉर्प्शन की वजह से, लाइट के ना पहुंच पाने की वजह से कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर ये वर्क नहीं करता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और दूसरा ये है कि जो एनिमल्स पर अभी इसे यूज किया गया है, अब एनिमल से ह्यूमंस पर लाना है अगर इसको, मतलब कि इस टेक्नोलॉजी को, तो फिर हमें बहुत सारी जो रेगुलेटरी हर्डल्स है ना उनसे गुजरना पड़ेगा। ये यहाँ पे बताया गया है, ये चैलेंजेस है। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा डिफेंस से रिलेटेड है, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना मैं बोल रहा हूँ बस उतना याद रखना। मैं पढ़ा क्यों रहा हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी DSC-A24 को लॉन्च किया गया है। ठीक है, वो क्या है, ये एक डाइविंग वेसल का पार्ट है। डाइविंग वेसल मतलब आपको पता है ना, डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे वेसल्स होते हैं, कुछ ऐसी शिप्स होती हैं जो कि हेल्प करती हैं डाइविंग सपोर्ट प्रोवाइड करने में। ठीक है, तो ये उसका एक पार्ट है। 5 ऐसे वेसल्स बनने थे। ठीक है, और ये उसका 5वां पार्ट है। ठीक है, तो मतलब कि जब DSC-A24 को लॉन्च किया गया तो ये जो प्रोजेक्ट था जिसमें 5 वेसल्स लाने थे वो कंप्लीट हो गया। तो बस इसलिए मैंने आपको पढ़ाया है। बस याद रखना कि कौन इसका बिल्डर है, तीतागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड, कोलकाता वाले। ठीक है। अरे मैं तो ऐसे बोला जैसे वो नहीं होते समोसे गुप्ता वाले, है ना, गुप्ता जी के समोसे ऐसे। तो कोलकाता वाले का मतलब है कि कोलकाता में ये है, ये जो इनका हेडक्वार्टर है। आगे बढ़ते हैं। हमारे यहाँ पे मिला करते थे पहले समोसे, गुप्ता जी के समोसे, इसलिए मैंने गुप्ता जी बोला। ठीक है, बड़ी स्वादिष्ट, मजा आ जाता था। अब देखो जरा, याद आ गई थोड़ी सी इसलिए चुप हो गया। अब देखो जरा, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज फॉर इरुला ट्राइबल कम्युनिटी। मैंने ये क्यों उठाया, मैंने इसलिए उठाया, अपॉर्चुनिटीज वगैरह से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है इरुला ट्राइबल कम्युनिटी से, कि जब ये PIB में आए हैं, इनको यहाँ पर मतलब कि मेंशन किया गया है, तो हमें पता होना चाहिए इरुला ट्राइबल कम्युनिटी है कहाँ की और क्या करती है। ठीक है, तो ये जो इरुला है, इरुला ट्राइबल कम्युनिटी है, ये एंशियंट द्रविडियन इंडिजीनियस कम्युनिटी। ठीक है, तो क्या है, द्रविडियन, द्रविडियन। नीचे आ जाओ साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया की तरफ, तो नीलगिरी माउंटेन्स में आपको ये देखने को मिलेंगे, वेस्टर्न घाट्स में आपको ये देखने को मिलेंगे, वो भी कौन सी स्टेट्स में, तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका। ओके, इम्पोर्टेंट क्यों है, इनको जाना जाता है, इनको माना जाता है स्नेक एंड रैट कैचिंग स्किल्स के लिए। ठीक है, एक इरुला स्नेक कैचर इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेटिव सोसाइटी भी है, जो जो इंडिया का लार्जेस्ट शेयर प्रोवाइड करती है एंटी स्नेक वेमेन बनाने में। ठीक है, इस वजह से मेजर का मतलब क्या है, लार्जेस्ट, मेजर का मतलब क्या है, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, स्ट्रेंथनिंग वाराणसी रोल, हाँ मैंने ये क्यों ऐड किया था, मैंने ये इसलिए ऐड किया था कि याद याद रखना बस इतना, कि जो वाराणसी है उसे स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया बोलते हैं। कई बार ना वो स्टेटमेंट डालते हैं ऐसी सीधी फैक्ट्स वाली, तो कई बार वो गलत ना डाल दे, वाराणसी की जगह कुछ और ना डाल दे, मथुरा, है ना। तो आपको याद रखना है वाराणसी इज ऑल्सो कॉल्ड दी स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं। कुछ कुछ पॉइंटर्स हैं लास्ट में जो मैं सिर्फ इसलिए डालता हूँ कि बस आपको पता हो, याद नहीं करना उन्हें। ठीक है, जैसे ये है, अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने और नेटफ्लिक्स ने पार्टनर, अब नेटफ्लिक्स ने बहुत बड़ी कंपनी है, इसको इंडिया के अंदर आई गेस 10 साल पूरे हो गए। ठीक है, तो इस वजह से मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने एंड नेटफ्लिक्स ने क्या किया कि इंडिया का जो टूरिज्म है, इंडिया के जो टूरिज्म है उसके एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए
ठीक है। क्या किया है कि पार्टनर किया है कि ये शो करेंगे। ओके, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यार नेटफ्लिक्स की जगह कभी अमेजोन ना डाल दें, तो बस एक बार दिमाग में रखना। ओके, ये बस इसमें इतना याद रखना कि वर्ल्ड का ब्रेस्ट फीडिंग वीक जो होता है, ठीक है, इस साल का 2026 का कब हुआ, 1 से लेके 7 अगस्त तक। ठीक है, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 2026। आगे बढ़ते हैं। थीम क्या है? थीम है ब्रेस्ट फीडिंग फॉर सस्टेनेबल स्टार्ट इन लाइफ, स्ट्रेंथन व्हाट वर्क्स। अब आप कहोगे अरे भाई साहब इतना सारा एक साथ क्या डाल दिया, ये कुछ नहीं है। जो विनर्स है ना, अभी रिसेंटली आपको पता है यार, उस टाइम पर भी 2023 के एग्जाम पेपर में, यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जाम में शायद स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए थे। तो बस जिस जिसको गोल्ड मिला एक बार नाम पढ़ते जाओ। लाइक अंकुश पंगाल को मिला है बॉक्सिंग के लिए, अरुंधति चौधरी को मिला है विमेन में बॉक्सिंग के लिए। ठीक है, ये सब गोल्ड वाले हैं, मैंने सिल्वर ब्रॉन्ज वाले ऐड नहीं करे। ठीक है, सचिन सिवाच को मिला है बॉक्सिंग के लिए। साक्षी को मिला है बॉक्सिंग के लिए, इनका पूरा नाम नहीं लिखा था, सिर्फ साक्षी लिखा था। प्रिया घनगस को मिला है बॉक्सिंग के लिए। सोनम राणा को मिला है शॉर्ट पुट। ऐसी जैस्मिन लंबोरिया को मिला है बॉक्सिंग के लिए। एंड प्रीति जो है, इनका भी इतना ही नाम लिखा है, पूरा नाम नहीं लिखा है, तो इनको भी बॉक्सिंग के लिए मिला है। ठीक है, ये चीजें थी। एक बार ऊपर से पढ़ना है यार, सब कुछ रट्टा मत मारना। जो इंपॉर्टेंट चीजें ऊपर पढ़ाई है ना, जो पॉइंटर से अलग थे, उनको याद करना है। बाकी जो मैंने आपको बताया, ज्योग्राफी कंप्लीट करनी है अच्छे से 2027 के लिए, कुछ ना छूटे। करंट अफेयर्स, एनसीईआरटी कुछ भी ना छूटे। अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, तो इसको ज्वाइन कर लो। ठीक है, ये आपको मेंबरशिप यहीं पर यूट्यूब पे ही ज्वाइन का ऑप्शन आता है ना, जैसे मेरा जो चैनल है भाई पढ़ ले लिखा हुआ, इसके साइड में लिखा होगा ज्वाइन। उस ज्वाइन को दबाओ, वहां पर लिखा होगा ज्योग्राफी एनसीईआरटी यूपीएससी 2027। एक इन्वायरमेंट का भी कोर्स है, अगर वो देखना होगा तो उसको एनरोल कर लेना। नहीं तो अगर ज्योग्राफी देखना है, ज्योग्राफी से रिलेटेड कोर्स को एनरोल करना है, तो ज्योग्राफी वाले को ही एनरोल करना। ठीक है, किसी और को मत करना। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना हैंडल, टेलीग्राम हैंडल डाल दूंगा। ठीक है, अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।